1,70,000 से 1,80,000 कैंसर्स, गायनेक कैंसर्स पर साल अपने इंडिया में डायग्नोस होते हैं। थैंक यू सर, दैट मीन्स कि दिस इज वेरी कॉमन कैंसर। पर Yes, सर, ये जो सारे अलग अलग टाइप के आपने कैंसर बताए, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स, और ये जो सारे कैंसर्स हैं उसके अर्ली वार्निंग साइंस क्या क्या रहते होंगे? सो इनमें से अपन इसको बारी बारी से लेते हैं। इनमें सबसे पहले कॉमन कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, जो है गर्भाशय के मुख का कैंसर। अब गर्भाशय का मुख का कैंसर, जैसे मैंने बताया कि साल में लगभग 1 लाख कैंसर्स होते हैं। एंड इस 1 लाख कैंसर को अगर अपन दूसरी तरीके से देखें तो हर 50 महिला में से एक महिला को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी होती है। एंड इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं आपकी योनि में से पानी का आना, सफेद तरह के पानी का आना, या खून का आना। ये खून खास तौर से संबंध बनाने के बाद खून का आना, ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। लेट स्टेजेस लेट स्टेजेस के अंदर कमर में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द, या फिर पेशाब की तकलीफ होना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। एंड जो सर्वाइकल कैंसर है, जनरली ये जो कैंसर है, ये 30 साल से लेके 50 साल की महिला के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंबर पे अगर हम आते हैं तो वो है ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर मतलब अंडाशय का कैंसर। अंडाशय कैंसर के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो लगभग ये 78 से 80 महिलाओं में से किसी एक को ये कैंसर अपनी लाइफ टाइम में ये कैंसर होगा। एंड इस कैंसर के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स जो हैं अर्ली स्टेज में अनफॉर्चुनेटली इसके बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, एक्सेप्ट कि बहुत ही वेग सिम्टम्स, जैसे कि पेट का भारीपन होना, पेट का हल्का भरा भरा लगना, पेट में हल्का सा निचले हिस्से में दर्द होना, भूख कम लगना। एंड अगर अपन इसको दूसरे तरीके से देखें तो ये सारे सिम्टम हम सबको कभी ना कभी अपनी लाइफ टाइम में होते ही हैं। एंड हम जनरली इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि ठीक है, ये तो ठीक है, आज कुछ ऊटपटांग खा लिया होगा इसलिए आज पेट ऐसा लग रहा होगा। लेकिन मैं एक चीज जो इसमें एम्फसाइज करना चाहूंगा, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है एज अ फीमेल, एंड अगर आपको ये सिम्टम्स 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको परेशान कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, या एक महीने में 3 हफ्ते से ज्यादा आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो प्लीज एक बार डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करिए, बिकॉज ये ओवरियन कैंसर के अर्ली वार्निंग साइंस हो सकते हैं। बिकॉज ओवरियन कैंसर एक इस तरह का कैंसर है जिसमें जनरली 75 से 80% लोग हमारे पास जब पहुंचते हैं तो ऑलरेडी एडवांस स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में हमारे पास पहुंचते हैं। बहुत ही रेयरली, मतलब मैं कहूंगा 15-20% पेशेंट जो हैं वो हमारे पास अर्ली स्टेजेस में आते हैं। इसके अलावा जो तीसरा कैंसर है वो है यूट्रस का कैंसर, यानी कि गर्भाशय का कैंसर, जो जनरली महिलाओं को जब उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, जिसे हम मीनोपॉज बोलते हैं, उसके बाद डायग्नोस होता है। उससे कम वाली उम्र में औरतों में भी हो सकता है, लेकिन इंसिडेंस उसमें कम है। एंड कॉमन सिम्टम ये होता है कि पीरियड्स बंद हो जाने के बाद महिलाओं को ब्लीडिंग दोबारा स्टार्ट होती है। एंड ये ब्लीडिंग जो है वो एक अर्ली वार्निंग साइन होता है यूट्रस कैंसर का। ओके सर, थैंक यू फॉर सच गुड एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारे अलग अलग तरह के कैंसर है, उनको हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं? उनके लिए क्या क्या टेस्टेस होते हैं कि जो कंफर्म कर सकते हैं कि अच्छा, ये कैंसर आपको है ही? जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, ये सभी कैंसर्स के लिए एक बहुत हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, यानी कि हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। तो जैसे सिम्टम आए हम डॉक्टर से डिस्कस करें, एंड डॉक्टर को भी बहुत जागरूक होने की जरूरत है ताकि वो सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, मिस ना करें। तो डॉक्टर्स जनरली जब मेरे पास पेशेंट इस तरह के आते हैं, जनरली कुछ टेस्ट होते हैं जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं ओवेरियन कैंसर के लिए, CA-125, CA-19.9 एंड रूटीन ब्लड टेस्ट। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारे पास पैप स्मीयर है। उसके अलावा सर्वाइकल कैंसर एंड यूट्राइन कैंसर के अंदर हम लोग बायोप्सी करते हैं। ओवेरियन कैंसर के अंदर मैं खास तौर से एक एम्फसाइज करना चाहूंगा, हर ओवेरियन कैंसर के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में बायोप्सी नहीं करते। अर्ली स्टेजेस के अंदर अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उसमें बायोप्सी नहीं करनी चाहिए। जनरली अगर हम लोग स्टार्टिंग में अगर सर्जरी कर सकते हैं पेशेंट की डायरेक्टली, तो उसमें हम बायोप्सी नहीं करेंगे ओवेरियन कैंसर के अंदर। एंड ओनली उन्हीं केसेस के अंदर हम लोग बायोप्सी पहले करते हैं जिसमें हम लोग इनिशियली सर्जरी का प्लान नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सब चीजें, या कुछ केसेस में MRI, ये हमारे को हेल्प करता है। एक और चीज मैं जिसमें एम्फसाइज करना चाहूंगा, पेट स्कैन, जो आजकल हर किसी ने नाम सुना रहता है, एंड सबको एक ही चीज पता है पेट स्कैन के बारे में कि ये होल बॉडी स्कैन की तरह फेमस किया जाता है। सो अगेन गायनेक कैंसर्स में पेट स्कैन का जो रोल है वो बहुत ही लिमिटेड है, एंड इसको हर किसी केस में यूज नहीं करा जाना चाहिए। एंड एज अ पेशेंट मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि आप भी डॉक्टर से डिमांड ना करें हर किसी केस में इस पेट स्कैन की, बिकॉज बहुत ही लिमिटेड केस में इसका इंडिकेशन है, एंड अननेसेसरी टेस्ट कराने से पेशेंट को कोई फायदा नहीं होने वाला।
ओके सर। सर जैसे आपने बताया पेट स्कैन के बारे, एक्स-रे के बारे में, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जो एज़ ए कॉमन मैन या लेमन लोगों को पता है। पर आपने 2 टेस्ट बोले पहला था एक पेप स्मीयर टेस्ट और सेकंड जो आपने बताया सीए 125 टेस्ट। सर इन टेस्ट के बारे में हमें थोड़ा-सा डिटेल बताएँ क्योंकि इनके बारे में लोगों को जानकारी ज़्यादा है नहीं शायद से। ये 2 टेस्ट जिनके बारे में मैंने बात करी, ये दोनों टेस्ट जो हैं, मैं विदाउट एनी ऑफेंस मैं ये बताना चाहूँगा कि सिटी में जो फीमेल्स हैं, जो थोड़ा-सा एक्टिव रहते हैं हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़ में, उन्होंने इसका नाम ज़रूर सुना होगा कि जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये टेस्ट काफ़ी डिस्कस करते हैं। एंड जनरली कुछ लोग स्क्रीनिंग वगैरह टेस्ट के लिए जाते हैं, उनको तो पैप स्मीयर के बारे में पता ही होगा। तो पैप स्मीयर क्या रहता है बेसिकली आपके जो यूट्रस का जो मुख है, जो जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, उसके अंदर एक जैसे कान में साफ करने के लिए ईयरबड होता है, वैसे एक तिल्ली होता है। उससे हम लोग यूट्रस के जो मुख यानी सर्विक्स के अंदर उसके अंदर डाल के एक उससे सेल्स लेते हैं जो स्लाइड्स पे लगा के माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। ये टेस्ट को लेके लोगों के मन में बहुत सारे डर रहते हैं कि पेन होगा, ये सुई डालेंगे, कुछ होगा। तो मैं समझाना चाहूँगा ये टेस्ट बहुत ही मैं कहूँगा कि फियरलेस टेस्ट है जिसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पेनलेस टेस्ट है। तो ज़्यादा पेन भी नहीं होता एंड इस टेस्ट को करने में मुश्किल से 1 मिनट लगता है एंड ये स्लाइड्स फिर जो रिपोर्ट आती है 24 घंटे में अपने को रिपोर्ट मिल जाती है एंड ये बहुत ही अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर फीमेल्स इनको रेगुलरली करें यानी कि 30 इयर्स के बाद जो हम जनरली रिकमेंड करते हैं एवरी 3 इयर्स टिल द एज ऑफ 65 अगर फीमेल्स को रेगुलरली करें तो सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम में काफी हेल्प मिल सकता है एंड काफी अर्ली स्टेज में पेशेंट्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। अगेन मैं बताना चाहूंगा ये पैप स्मीयर टेस्ट जो है ये बहुत ही अर्ली स्टेजेस में या स्क्रीनिंग में या बहुत ही अर्ली स्टेज में फायदा करता है। एक बार कैंसर हो गया उसके बाद पैप स्मीयर का कोई फायदा नहीं है एंड ये जो टेस्ट है ये सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के फायदे में आता है। यूट्रस कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर में पैप स्मीयर का कोई रोल नहीं है। इसके अलावा सीए 125 अब जब भी आप अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते होंगे जब गायनेकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं तो कई बार ऐसा होता है फीमेल्स की ओवरी के अंदर कोई ना कोई गांठ मिल जाती है। अब मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं तो अगर 100 महिलाएं अगर अल्ट्रासाउंड करा रही हैं तो लगभग 20 के अंदर कोई ना कोई ओवरियन में गांठ मिल जाती है। इनमें से अधिकांश जो गांठें होती हैं वो ना किसी टेंशन वाली गांठें नहीं होती एंड कुछ जो टेंशन वाली होती हैं उसके कुछ करेक्टर्स होते हैं जो अल्ट्रासाउंड से हमें आइडिया लग जाता है। लेकिन जनरली गायनेकोलॉजिस्ट उसके बाद जो ज्यादा अवेयर नहीं होते उसके बाद एक सीए 125 टेस्ट कराते हैं एंड सीए 125 टेस्ट की वैल्यू से बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है कुछ पेशेंट्स के अंदर। सो मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सीए 125 टेस्ट ऑल्दो ओवेरियन कैंसर के अंदर हमें मिलता है राइस लेकिन कुछ बिनाइन कंडीशंस भी होती हैं यानी कि जो कैंसर नहीं होता उसमें भी ये बढ़ा होता है जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस। सो कुछ फीमेल्स जिनकी एज अराउंड 25 साल की है उसके अंदर अगर सी 125 लेवल बहुत ज्यादा आ रहा है तो उनको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार डॉक्टर से डिस्कस करिए, हो सकता है वो शायद एंडोमेट्रियोसिस ही हो एंड मेरे पास कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो एकदम पैनिक की स्टेट में आते हैं। जनरली सीए 125 40 इयर्स की बाद की फीमेल्स में अगर बहुत ज्यादा एलिवेटेड आ रहा है तो मैं उसको सिग्निफिकेंस ज्यादा दूंगा अलॉन्ग विद जो अल्ट्रासाउंड में कुछ और फीचर्स होंगे जो ओवेरियन कैंसर की तरफ पॉइंट करेंगी रादर देन यंग फीमेल्स जो 25-30 साल की हैं और उसमें सीए 125 से 50 से 100 की रेंज में आया। अगर सीए 125 200 या उससे ज्यादा आ रहा है तो डेफिनेटली फिर ओवेरियन कैंसर की तरफ मैं ज्यादा उसको सोचूंगा। तो ये टेस्ट दोनों टेस्ट ऑल्दो अच्छे टेस्ट हैं लेकिन दोनों अपने पिटफॉल्स भी हैं। थैंक यू सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ये डिसीज ऐसा है कि जो हेरिडिटरी में आता है, फैमिली में एक को हुआ तो दूसरे को होने के चांसेस रहते हैं क्या? सो आउट ऑफ द 5 कैंसर्स वी डिस्कस एंड मेनली 3 कैंसर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर्वाइकल यूट्रस एंड ओवेरियन उसमें से यूट्रस कैंसर यानी कि गर्भाशय कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर उसमें फैमिलियल रिस्क रहता है। उसके अंदर अगर पेशेंट्स की मदर साइड में या फादर साइड के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री, ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री, कोलॉन कैंसर की हिस्ट्री वगैरह अगर है तो उनको ये रिस्क हो सकता है। बट अगेन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर मेरे पास इस तरह के 100 पेशेंट आते हैं गायनेक कैंसर्स के तो ओनली 10% केसेस के अंदर फैमिलियल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। 90% केसेस के अंदर फैमिली हिस्ट्री कोई नहीं होती एंड सर्वाइकल कैंसर के अंदर जनरली कोई फैमिलियल रिस्क फैक्टर्स नहीं रहता। ओके सर। सर ये जो गायनेक कैंसर्स होते हैं उसके रिस्क फैक्टर क्या-क्या रहते होंगे? सो इसको हम दो तरीके में डिवाइड करेंगे, एक रिस्क फैक्टर्स फॉर सर्वाइकल कैंसर एंड कुछ रिस्क फैक्टर्स फॉर यूट्रस एंड ओवेरियन कैंसर। सो सर्वाइकल कैंसर के लिए अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो उसका सबसे सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आता कहां से है? ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर। तो मल्टीपल पार्टनर्स का होना,
अर्ली एज पे सेक्सुअली एक्टिव होना, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ, स्मोकिंग, या फिर दूसरे तरह के जो यौन अंग के जो गुप्त रोग के जो बीमारियां हैं, ये सब आपके रिस्क फैक्टर्स हैं सर्वाइकल कैंसर्स के। उसकी उल्टी दूसरी तरफ जो यूट्रस एंड ओवेरियन कैंसर जो है, वो उन महिलाओं में ज्यादा कॉमन होता है जिन्होंने बच्चों को जन्म नहीं दिया, यानी कि नली पैरिस जो फीमेल हम बोलते हैं, जिन्होंने प्रेगनेंसी नहीं हो पाया जिनको, या या फिर जो पेशेंट जिनके अंदर लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि ओबेसिटी, वेट ज्यादा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, या फिर जो हाई स्ट्रेस वर्क वगैरह जो कर रहे हैं, या अपना जो खाने पीने का जो है वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल जो हम कहेंगे कि सैचुरेटेड फैट्स वगैरह ज्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उनमें ये रिस्क फैक्टर्स ज्यादा मिलेंगे। तो इसलिए जनरली कहा जाता है कि यूट्रस एंड ओवेरियन कैंसर है, दे आर डिजीज ऑफ सिटीज, एंड सर्वाइकल कैंसर दे आर डिजीज ऑफ रूरल कम्युनिटी। बट आजकल जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, दोनों ही कैंसर दोनों जगह मिलते हैं, एंड ऑल्दो सर्वाइकल कैंसर्स जो हैं उनके इंसिडेंस कम हो रहे हैं, बट स्टिल इंडिया में द इंसिडेंस सिग्निफिकेंटली हाई। एंड जैसे जैसे हम लोगों का अर्बनाइजेशन हो रहा है, यूट्रस एंड ओवेरियन कैंसर के रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, जस्ट लाइक व्हाट वी सी इन अमेरिका एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। ओके सर, आपने बताया जैसे इस तरह के कि इनके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बट अभी कैंसर की ट्रीटमेंट में जनरली हम सुनते हैं कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी तीनों तरह की ट्रीटमेंट है। पर ये जो गायनेक कैंसर है, क्या इसमें तीनों की तीनों ट्रीटमेंट देनी ही पड़ती है? क्या ये सबको ही रिक्वायरमेंट होता है तीनों चीज का? सो ये डिपेंड करता है कि हम कौन से कैंसर की बात कर रहे हैं। लाइक अपन स्टार्ट करते हैं गायनेक में सबसे कॉमन कैंसर सर्वाइकल कैंसर की। तो सर्वाइकल कैंसर के अंदर अर्ली स्टेज के अंदर अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो अर्ली स्टेज के अंदर सिर्फ सर्जरी सफिशिएंट होती है ट्रीटमेंट के लिए। अब मैं यहाँ पे कुछ लोग जो बोलेंगे रेडिएशन क्यों नहीं, तो सर्जरी का एडवांटेज ये होता है कि सर्जरी करने के बाद अधिकतर फीमेल, जैसे मैंने कहा, 30 to 50 ईयर्स एज ग्रुप में होती हैं, एंड अगर उनके अंदर हम सर्जरी करके अगर ये निकाल लेते हैं पूरा अच्छे से, एंड आगे कोई और ट्रीटमेंट नहीं आता, तो सर्जरी से फायदा ये होता है कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि सेक्सुअल लाइफ जो बाद में सर्जरी के बाद जो रहेगी ट्रीटमेंट के बाद, वो काफी अच्छी रहती है, एंड वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जिन केसेस के अंदर सर्जरी पॉसिबल नहीं हो सकती अर्ली स्टेजेस में, उसमें रेडिएशन से भी काम चल जाता है। एंड एडवांस स्टेजेस के अंदर सर्वाइकल कैंसर के अंदर जनरली जो ट्रीटमेंट रहता है, उसमें सर्जरी का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता, एंड उसमें मेन रोल रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी का रहता है, दैट इज डोज और सेक का। एंड बहुत ही लिमिटेड केसेस के अंदर डोज और कीमो देने के बाद अगर बीमारी वापस आए तो सर्जरी का रोल आता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें अपना ओवेरियन कैंसर की, तो ओवेरियन कैंसर में रेडिएशन का रोल ज्यादा नहीं रहता, कोई मैं ये कहूंगा लगभग ना के बराबर है। उसमें मेन रोल जो रहता है वो सर्जरी एंड कीमोथेरेपी का रहता है। जहां तक यूट्राइन कैंसर की बात है, दैट इज गर्भाशय के कैंसर के बारे में, तो उसमें तीनों का रोल रहता है, एंड अगेन वो स्टेज के हिसाब से डिपेंड करता है। अधिकतर केसेस में सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन तीनों का ही जरूरत पड़ती है। कुछ केसेस के अंदर खाली सर्जरी से भी काम चल जाता है, बट वो केसेस बहुत ही कम होते हैं, एंड एडवांस केसेस में जनरली खाली कीमोथेरेपी दी जाती है। ओके सर। सर, अभी हम लोग सारे कैंसर के बारे में बात कर रहे थे, बट अभी मैं कुछ एक कैंसर के बारे में थोड़ा पर्टिकुलर जानना चाहूंगी। ये जो ओवेरियन कैंसर है, जनरली उसमें ये होता है कि उनका जो डायग्नोसिस है वो लेट होता है। तो क्या लेट केसेस में ट्रीटमेंट इफेक्टिव रहता है उन लोगों को, और क्या हमारे पास कुछ ऐसा न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी या सर्जरी कुछ है जिसकी वजह से वो लेट टाइम पे भी क्योर हो सकता है या रिकवर हो सकता है? जैसा कि अपन ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, लगभग 80% ओवेरियन कैंसर्स जो पेशेंट्स हैं, वो लोग लेट स्टेजेस में प्रेजेंट करते हैं, स्टेज 3 या स्टेज 4 के अंदर। अब और मैंने एक और चीज आपको पहले ही कही कि अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट करने से हमेशा फायदा होता है। तो ऑब्वियसली अगर पेशेंट इवन ओवेरियन कैंसर में भी अगर अर्ली स्टेज में आएंगे, तो उनका आउटकम बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर स्टेज, जैसा मैंने कहा कि 80% स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं, तो यस, अभी उनके लिए भी देयर इज अ रे ऑफ होप, क्योंकि अभी काफी डेवलपमेंट हुए हैं, काफी नई टाइप की कीमोथेरेपी आए हैं, सर्जिकल टेक्निक में भी काफी डेवलपमेंट हुआ है, एक नई तरह की टेक्निक्स आई हैं जिसे हम साइटोडिडक्टिव सर्जरी कहते हैं, एंड साथ में एक और प्रणाली आई है जिसे हम हाईपेक कहते हैं। तो कुछ केसेस के अंदर जिसके अंदर साइटोडिडक्टिव सर्जरी एंड हाईपेक ऑफर की जा सकती है, उसमें बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अधिकतर केसेस में साइटोडिडक्टिव सर्जरी ऑफर की जा सकती है, जिससे भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, एंड साथ में एडवांस कीमोथेरेपी उसको इफेक्ट्स को और अच्छा बनाने में हेल्प करती है। ओके सर, आपने दो नई चीज बताई, एक साइटोरेडक्टिव सर्जरी और ये हाइपेक। सर, दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए हमें। जब हम ओवेरियन कैंसर की सर्जरी के बारे में बात करते हैं, तो ओवेरियन कैंसर की सर्जरी एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। अभी इसको करने वाले भी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं कि हमने सर्जरी कंप्लीट करी है।
तो एज अ पेशेंट आपको ये पता होना चाहिए कि ओवेरियन कैंसर सर्जरी में एग्जैक्टली कितना क्या होना चाहिए। हाँ, पहले हम थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। पहले ओवेरियन कैंसर की सर्जरी का मतलब होता था यूट्रस निकालना, ओवरी निकालना और एक चर्बी की गांठ जिसे हम बोलते थे ओमेंटम, उसको निकाल देते थे, तो लोग कहते थे कि ओवरी कैंसर की सर्जरी हो गई है। एंड जैसे जैसे अभी डेवलपमेंट होता जा रहा है, टेक्निक एडवांस होती गई है, तो आज की तारीख में अगर मैं एक ओवरियन कैंसर की सर्जरी जब करता हूँ, जो पहले अगर इस रूटीन सर्जरी अगर मैंने जो बताया कि जो यूट्रस ओवरी एंड ओमेंटम निकालना, ये सर्जरी लगभग 2 से 3 घंटे में भी खत्म हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में जो एडवांस सर्जरी, हम जो साइटोरेक्टिव सर्जरी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमारा एम रहता है कि अंदर पेट के अंदर कोई भी कैंसर, जो विजिबल कैंसर जो हमारी आंखों को दिख रहा है, वो ना रह जाए एंड वो कंप्लीट कैंसर निकाला जाए। उसके लिए कई सारे प्रोसीजर्स कंबाइन किए जाते हैं एंड एक सर्जरी को लगभग 6 घंटे 7 घंटे से लेके कई बार 10 घंटे तक भी लग सकते हैं। तो ताकि हमारा एम ये रहता है सर्जरी के एंड के अंदर कि जब मैं सर्जरी से बाहर निकलूं, पेट के अंदर कोई भी विजिबल कैंसर ना रह जाए। अब इसके आगे एक और प्रणाली आई है जिसे हम हाईपेक कहते हैं। हाईपेक का फुल फॉर्म है हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। इसको मैं साधारण भाषा में कहूं तो एक जो हम लोग सर्जरी के बाद जो जो साइटोरेक्टिव सर्जरी होती है उसके बाद पेट के अंदर गर्म पानी जो है लगभग 42 डिग्री का टेम्परेचर, जो जितना गर्म पानी से हम नॉर्मली नहाते हैं, उसके अंदर कीमोथेरेपी को मिक्स करके उसको पेट में सर्कुलेट करते हैं। यानी कि हमारे पेट को हम ये कह सकते हैं एक तरह का कीमो का स्नान दे रहे हैं हम लोग, ताकि इससे जो माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स जो बचे हैं, जो हमारी आंखों को नहीं दिख रहे हैं, उनको इफेक्टिवली किल किया जा सके। तो ये एक नई तरह की एक प्रणाली है हाइपेक कैंसर सर्जरी। एंड ये ओवरियन कैंसर के अलावा कुछ और कैंसर्स में भी मददगार रहती है, जैसे कि स्टमक कैंसर्स, अपेंडिक्स कैंसर, कोलोन कैंसर्स, मिजोथेलियोमा एंड अपना ये सूडोमिक्सोमा। तो ये सब एक ये नई तरह की प्रणाली है। थैंक यू सर। सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि किसी को मानो कैंसर था, डायग्नोस्ड हुआ और हमने किसी भी सर्जरी की, हाइपेक या साइट, उस सर्जरी हो जाने के बाद वो पर्सन की आफ्टर लाइफ कैसी रहेगी? आफ्टर सर्जरी क्या वो नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं? जी बिल्कुल लीड कर सकते हैं। सी, कोई भी चीज आप हमारे को एक चीज समझने की जरूरत है कि जब तक मन में अब हम लोग डिटर्मिनेशन से स्ट्रांग है। एक कहावत भी है, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। तो अगर हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है तो डेफिनेटली हम अच्छा ही करेंगे। अगर डिटर्मिनेशन लूज कर दिए तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। सो सर्जरी के बाद ऐसा सर्जरी कोई मिराकल तो है नहीं कि आज सर्जरी किया आप कल एकदम परफेक्टली फिट हो जाएंगे। ऑब्वियसली टाइम लगता है रिकवर होने के लिए एंड हम लोग हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए रिकवर करने में। बट वंस रिकवर्ड पेशेंट काफी हद तक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। थोड़े बहुत प्लस माइनसेस हो सकते हैं, बट बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड काफी हद तक अपना नॉर्मल काम करते हैं। लाइक साइटोरेक्टिव सर्जरी के बाद मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि साहब इतनी बड़ी सर्जरी करेंगे, कीमो भी देंगे, तो क्या पेशेंट खा पाएगा, पी पाएगा? तो मैं तो उनको कई पेशेंट से मिलाता भी हूँ और उनको दिखाता भी हूँ कि जनरली पेशेंट को जो तकलीफ होती है वो पहले 8-10 दिन होती है एंड उसके बाद पेशेंट धीरे धीरे खाना सब शुरू करते हैं एंड तकरीबन 1 महीने बाद पेशेंट लगभग नॉर्मल लाइफ पर वापस चले जाते हैं। एंड इसी तरह सर्वाइकल कैंसर के अंदर भी लोग पूछते हैं कि सर सर्जरी के बाद क्या हमारे यंग एज है तो आगे क्या रहेगा? तो अगेन दे कैन लिव एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ, इवन नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ भी उनकी रह जाती है। तो ये सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, आप डिस्कस करिए डॉक्टर से। काफी केसेस में यू कैन हैव ऑलमोस्ट अ नॉर्मल लाइफ। दैट इज अ गुड साइन। सर ये जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट वगैरह दिया, पर वो एक क्योर क्योर है, पर अगर कैंसर को प्रिवेंट करना हो तो क्या ये पॉसिबल है? उनके लिए कोई वैक्सीन वगैरह अवेलेबल है? मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, हमने कैंसर क्योर वर्ड मैंने नहीं यूज किया, मैंने कहा कैंसर ट्रीट किया है। कैंसर यस क्योर सर। ऑब्वियसली एक सेगमेंट ऑफ पेशेंट्स रहते हैं जिसके अंदर ये ऑब्वियसली क्योर हो जाता है, बट हमारा जो एम रहता है कि पूरा कैंसर जितना हो सके रिमूव किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ पेशेंट्स के अंदर डिपेंडिंग ऑन की कैंसर किस टाइप का है एंड उसका किस स्टेज पे पेशेंट आया है, हर कोई पेशेंट क्योर नहीं हो सकता, बट हम डेफिनेटली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब और जो कुछ पेशेंट जो सही टाइम पे आते हैं सही तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं, ऑब्वियसली उसमें क्योर भी पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, बिकॉज ट्रीटमेंट से अच्छा ऑब्वियसली प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि यूट्रस एंड ओवेरियन कैंसर जो है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। सो ऑब्वियसली उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि जो वेस्टर्न लाइफ कल्चर हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन जरूरत है। लाइक प्रॉपरली एक्सरसाइज करना, जंक फूड्स अवॉइड करना, वेट कंट्रोल करना, स्मोकिंग एंड अल्कोहल नहीं करना, एंड अगर अल्कोहल लेना भी है तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लेना, एंड अपना जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अपना छोड़ना, एंड खाना पीने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह को अपनाना। देन जो लेट मैरिजेस, जो बहुत लेट मैरिजेस, बच्चे ना करना, उस चीज को अवॉइड करना।
एंड जहां तक सर्वाइकल कैंसर का सवाल है, उसमें जो हाई रिस्क बिहेवियर है, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना या मल्टीपल पार्टनर्स होना, ये सबको अवॉइड करना, ये सब चीजें एक तरीके हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। हालांकि अभी विद एजुकेशन मल्टीपल चाइल्ड बर्थ धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं एंड हाइजीन की तरफ ध्यान बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली उसका रिस्क फैक्टर तो कम हो रहा है। एंड इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर के लिए देयर इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट की एक वैक्सीन आया है फॉर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। हमारी कंट्री में 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं एंड जनरली इन वैक्सीन से ऑलमोस्ट क्लोज टू 100% प्रोटेक्शन मिल सकती है फॉर कैंसर। सो आई वुड अर्ज एवरीबडी, मैं सब लोगों को ये कहना चाहूंगा, संदेश देना चाहूंगा कि प्लीज इस वैक्सीन के बारे में अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। एंड इस वैक्सीन के बारे में एक और चीज, जो खास चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वैक्सीन का फायदा तभी होता है जब ये किशोर अवस्था में पहले दी जाती है, यानी कि रिलेशन बनने से पहले। तो जनरली हम लोग रिकमेंड जो करते हैं, ये 9-10 साल की उम्र से लेके 21 साल की उम्र तक की बच्चियों में हम लोग रिकमेंड करते हैं। बट अधिकतर पेरेंट्स जो इसको जो दिलवाते हैं वो 12 से 21 साल की उम्र में दिलवाते हैं। इसकी 3 डोज रहते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी आपका नॉर्मल जो इंजेक्शन है वैसे ही 3 डोज रहते हैं एंड उससे ऑलमोस्ट आप लाइफ टाइम रिस्क से बचा सकते हैं कैंसर से। एंड एक और चीज, जो चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के लिए काफी सारे डिपॉजिट्स बनाते हैं, उनको मोबाइल दिलाते हैं, महंगी महंगी चीजें दिलाते हैं। तो ये मोबाइल जो एक सस्ते सस्ता मोबाइल भी आज के टाइम पे मेरे ख्याल से 10,000 के आसपास तो आता ही होगा, जो एक डिजिटल मोबाइल की अगर मैं बात करूं, तो उससे कम में ये वैक्सीन आपको, आपके बच्ची को एक लाइफ टाइम कैंसर से बचा सकती है। तो प्लीज इस वैक्सीन के बारे में डेफिनेटली अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। थैंक यू सर, द वैक्सीन इंफॉर्मेशन वाज वेरी यूजफुल। आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये सारी चीजें। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हम लोग कोविड क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग एक तो हॉस्पिटल आने से भी डरते हैं, कभी कभी उनको लगता है कि नहीं जाना है, अवॉइड करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि उनको कैंसर जैसी ट्रीटमेंट में भी वो डिले करते हैं। सो इज इट ओके टू डिले द ट्रीटमेंट, और इज इट ओके टू पोस्टपोन द कैंसर ट्रीटमेंट इन कोविड क्राइसिस? मैं जो कोविड के रिगार्डिंग मैं एक चीज जो मैसेज देना चाहूंगा, जहां तक मुझे लगता है कि कोविड के साथ जीना एक न्यू नॉर्मल है आज की लाइफ का। और कोविड ऐसी चीज नहीं है जो आज या कल में जाने वाली है, एटलीस्ट कुछ साल तक तो हमें कोविड के साथ जीना ही पड़ने वाला है। तो ऐसे में क्या हम अपने जरूरी काम करना छोड़ देंगे? जवाब आपके हाथ में ही है। जरूरी काम का अगर मैं एग्जाम्पल दूं, क्या हमने सांस लेना छोड़ दिया? क्या हमने पानी पीना छोड़ दिया? जवाब है ना। जब जवाब इस चीज का ना है, तो हम जरूरी चीजों को कैसे छोड़ सकते हैं? तो ऐसी कैंसर ट्रीटमेंट ऐसी जरूरी चीज है जिसको अगर हम डिले करेंगे, तो बाद में जो हमारे ठीक होने की संभावना है वो उतनी ही कम होती जाएगी। एंड अगर ठीक हो भी जाएंगे तो शायद उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे एंड शायद वो बीमारी आने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे। तो ऐसे में मैं ये अर्ज करूंगा, प्लीज कोविड के डर से अपने कैंसर को ट्रीटमेंट को पोस्टपोन मत करिए। एंड जिन लोगों को फिर भी डर लग रहा है, तो उनको मैं एक एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा। इस 5-6 महीने के पीरियड में हमने कम से कम भी 100 लोगों की सर्जरी मैंने करी होगी, कैंसर की सर्जरी। एंड इनमें कई पेशेंट ऐसे थे जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर थी, कई महिलाएं भी थी जिनकी ओवरियन कैंसर के लिए हमने सर्जरी करी, 60-70 साल के ऊपर की महिलाएं जिन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इवन हार्ट प्रॉब्लम्स भी थे। एंड उसके बावजूद भी वी ऑफर देम दिस सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड साइटोरेक्टिव सर्जरी, कुछ का हाईपैक भी किया। एंड सब लोग बिना किसी तकलीफ के एकदम नॉर्मल अपना ट्रीटमेंट करा के गए और आज एकदम अच्छे से जी रहे हैं। इनफैक्ट एक 85 ईयर ओल्ड बुजुर्ग जो थे, हालांकि उनको गायना कैंसर नहीं था बट रेक्टल कैंसर था, उन्होंने भी अपनी सर्जरी कराई और आज 3 महीने हो गए उनको सर्जरी करा के, एंड इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। आई थिंक इससे ज्यादा इंस्पिरेशन की आपको जरूरत नहीं है, समझने की कि कोविड टाइम में हमें डरने की जरूरत नहीं है। सावधानी रखिए, बट टुगेदर वी कैन फाइट इट। थैंक यू सर, दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। एंड जैसे कि आपने कहा, मैं भी सेम अपील करना चाहूंगी लोगों से कि प्लीज अपना ट्रीटमेंट कैंसर का कंटिन्यू रखें, उन्हें बीच में ब्रेक ना करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और अभी मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी कि अगर किसी के सवाल है डॉक्टर नितिन सिंगल सर से, तो वो पूछ सकते हैं। So the first question is, what should I ask my doctor about gynecological cancer testing? सो अगेन आई थिंक आप जो पूछना चाह रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप स्क्रीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वंस आपको कैंसर हो जाएगा तो कैंसर होने के बाद तो जो डिपेंडिंग ऑन जो कैंसर है वो उस हिसाब से उसका टेस्ट होगा। हाँ, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो अगर कैंसर नहीं हुआ है तो हाउ टू डिटेक्ट इट अर्ली, यानी कि स्क्रीनिंग की तरह बात कर रहे हैं, तो स्क्रीनिंग अपने लिए सिर्फ सर्वाइकल कैंसर में अवेलेबल है। ओवेरियन कैंसर एंड यूट्राइन कैंसर के लिए एज सच अभी स्क्रीनिंग रिकमेंडेड नहीं है। एंड सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि उसके लिए पैप स्मीयर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है,
जनरली पैप स्मीयर 21 साल के बाद की उम्र से अगर स्टार्ट करें तो हर साल में कराना चाहिए टिल द एज ऑफ 30, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो रिकमेंड करते हैं वो 30 की एज के बाद रिकमेंड करते हैं पैप स्मीयर को, एंड दैट शुड बी डन एवरी 3 ईयर्स। हर 3 साल में एक बार पैप स्मीयर कराना चाहिए। मैं पेशेंट्स को इस तरह से कहता हूं कि हर 3 साल में 3 मिनट अपने लिए स्पेयर करिए, यानी कि हर साल में 1 मिनट अपने लिए स्पेयर करिए, जिससे कि आप ये सर्वाइकल कैंसर जैसी डेडली डिजीज से बच सकें। एंड इसके साथ में अगर आजकल एक नई टेक्निक आई जिसे हम एचपीवी को टेस्टिंग बोलते हैं, जो आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। अगर वैसा करेंगे तो 5 साल में आपको शायद एक बार टेस्ट कराने की जरूरत पड़ेगी, तो शायद आपको हर साल में 1 मिनट भी अपना स्पेयर करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सर। The next question is from Sanjay. Hello, Dr. Singhal. What is the financial planning one should have before going for a cervical cancer treatment? So cervical cancer treatment generally, as I said, early stages में if you are coming for a surgery, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा नहीं होता। उसका कॉस्ट वुड बी समवेयर अराउंड 2 to 3 lakhs inclusive of everything, depending on the type of category of rooms and everything you opt for. So generally 1.75 to 3 lakhs is the treatment cost for a cervical cancer surgical treatment. That includes everything. And अगर suppose patient needs to go for chemo radiation, again I would say कि generally 3 लाख के आसपास के अंदर रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट भी हो जाता है 3-3.5 लाख के आसपास, जिनको सर्जरी की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विल आइदर रिक्वायर सर्जरी और दे विल रिक्वायर कीमो रेडिएशन और रेडिएशन। तीनों चीजें लगना सर्वाइकल कैंसर में बहुत ही रेयर, आई वुड से लेस देन 5% केसेस में ऐसा होता है। थैंक यू डॉक्टर। So next question is, what is the single most common factor for developing gynecological cancer? So I would divide it into 2 sets. एक सर्वाइकल कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के साथ हम क्लब कर सकते हैं वजाइनल कैंसर एंड वल्वल कैंसर को। इन तीनों में कॉमन फैक्टर इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस डिपेंड करता है आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी एंड सेक्सुअल बिहेवियर के ऊपर, तो वो एक रिस्क फैक्टर है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। एंड जो एंडोमेट्रियल कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर के अंदर इट इज मेनली द लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो चीजें हैं वो सिंगल रिस्क फैक्टर को बोलना चाहूंगा। Okay, thank you sir for answering that question. Next question is from Harsh. What are the different stages of gynecological cancer? So like any other cancers, generally the stages of gynecological cancers भी जो होते हैं वो हम उनको 4 stages में डिवाइड करते हैं। जनरली स्टेज 1 एंड स्टेज 2 कैंसर्स जो होते हैं वो अर्ली स्टेजेस होते हैं, एंड उसका मतलब होता है जो ट्यूमर है वो जिस एरिया में से अराइज हो रहा है उसके आसपास ही है। स्टेज 3 में वो थोड़ा सा उसके बाहर चला जाता है, एंड स्टेज 4 में वो बॉडी के दूसरे एरिया में स्प्रेड हो जाता है। तो इसी तरह से जनरली 4 स्टेजेस रहती हैं। डिटेल स्टेजिंग अलग अलग कैंसर की अलग अलग है, एंड आई थिंक वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये। बिल्कुल सर, थैंक यू हर्ष फॉर दैट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रिद्धि। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सर्वाइकल कैंसर टू डेवलप? So this is a sort of a strange question for me, as if somebody is asking कि हम लोगों ने एक सर्वाइकल कैंसर करवाने शुरू कर दिया है तो कितने टाइम में हमें हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक स्मोकिंग कैन कि उसके बाद कितने टाइम स्मोक करेंगे तो हमें कैंसर हो जाएगा। हाँ, बट स्टिल इसको अगर मैं दूसरी तरीके से देखूं तो जनरली इसका कहा जाता है कि देयर इज अ लैग पीरियड, कि जब आप एक्सपोज होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, तो ऐसा नहीं कि आज आपको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन हुआ तो आपको कैंसर हो जाएगा। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ऑलमोस्ट हर फीमेल एंड हर मेल को अपनी लाइफ टाइम में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होता ही है। आई कैन सेफली से मोर देन 95%। एंड जो ये इसका संभावना चांसेस सबसे ज्यादा तब होता है जब हम सेक्सुअली सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, दैट इज इन द एज ग्रुप ऑफ 25 टू से 40 इयर्स की एज ग्रुप के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हर किसी को कैंसर आ रहा है। और मैंने आपको कहा कि सर्वाइकल कैंसर की एज ग्रुप जो जनरली है वो 30 टू 50 के आसपास है। तो ऑब्वियसली ये अगर ये वायरस जब जाता है तो बॉडी कोशिश करती है इस वायरस को निकालने की, एंड अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो बॉडी सक्सेसफुल भी हो जाती है। एंड 96-97% केसेस के अंदर बॉडी पूरा निकाल देगी इसको। 2-3% केसेस के अंदर माइनर चेंजेस आएंगे। ये माइनर चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से 5 साल से लेकर 10 साल तक वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे, एंड बॉडी इवेंचुअली वो उसके अंदर चेंजेस आएंगे, वो कैंसर में डेवलप हो जाएगा। बट एग्जैक्ट टाइम फ्रेम अगर मैं आपको बोलूं तो ये दे पाना मुश्किल है। बट हाँ, एक्सपोजर के जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन के एक्सपोजर के बाद जो क्लियर ना हो बॉडी से,
लगभग कुछ साल लग सकते हैं इस कैंसर को डेवलप होने के अंदर। इसीलिए ये स्क्रीनिंग का जो हमारा जो मैं बात कर रहा था कि पैप स्मीयर जो कराना चाहिए, तो पैप स्मीयर इसी चीज में हेल्प करता है कि जब इन्फेक्शन होता है उस दौरान ये पैप स्मीयर से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं एंड अर्ली स्टेज में इसको रोका जा सकता है। बिल्कुल सर। Sir, next question is, are there any side effect for the treatment? कुछ भी आप करेंगे तो उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा भी मिलेगा, कुछ बुरा भी मिलेगा। लाइक एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी में ही जा रहे हैं, गाड़ी के अपने को इतने सारे एडवांटेज हैं, लेकिन गाड़ी के डिसएडवांटेज भी हैं, एक्सीडेंट भी होगा। तो सेम होल्ड्स ट्रू फॉर इवन ट्रीटमेंट ऑल्सो। तो ट्रीटमेंट के यस साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट साइड इफेक्ट्स अगर आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि टेम्पररी साइड इफेक्ट्स वर्सेस परमानेंट साइड इफेक्ट्स, तो उसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी दूंगा। मैक्सिमम जो साइड इफेक्ट्स होते हैं जो ट्रीटमेंट रिलेटेड, दे आर टेम्पररी साइड इफेक्ट्स। लाइक एग्जाम्पल, बालों का झड़ना, जो कीमोथेरेपी से जो लोगों को तकलीफ होती है। रेडिएशन से रिलेटेड जो स्किन का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, आसपास के एरिया में थोड़ा रेडिश होना या ड्राइनेस जो फील करना, वो थोड़े टेम्पररी साइड इफेक्ट्स रहते हैं। एंड सर्जरी के बाद इनिशियली वो स्टिच के साइड में पेन होना या थोड़ा सा वो स्टिचेस रिलेटेड एरिया में थोड़ा हैवीनेस जैसा लगना, ये टेम्पररी साइड इफेक्ट्स हैं। जहां तक परमानेंट साइड इफेक्ट्स की बात करें, तो परमानेंट साइड इफेक्ट्स के अंदर कीमोथेरेपी की वजह से कभी कभी नसों के अंदर जो अपना सुनसनी जैसा आना, जिसे हम सेंसेशन थोड़ा कम हो जाना या ज्यादा टिंगलिंग जैसा लगना, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कीमोथेरेपी के। रेडिएशन के बाद पाँव में सूजन आना या सर्जरी के बाद भी कभी कभी पाँव में सूजन आना, ये परमानेंट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बट इनको भी काफी हद तक हम ट्रीटमेंट एंड सही गाइडेंस से जो इसका इंटेंसिटी है वो काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। Thank you, doctor. Okay, any more? Okay, sir. I think we are done with the viewers' question. Thank you so much, viewers, for asking those questions, and thank you so much, Dr. Nitin Singhal, for this session. Sir, I would like to ask you the last question. जाने से पहले आप अपने viewers को कुछ अपना final message देना चाहेंगे? सो प्लीज आप सब लोग ध्यान रखिए, ये अपना इस कोरोना क्राइसिस में अपना ध्यान रखिए एंड सेफ रहिए। सेकेंडली, ये सितंबर मंथ जो है, ये मंथ हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, या मैं कहूँगा एक तरह से इसको हम लोग अवेयर कराया जाता है इस मंथ के थ्रू गायनेकोलॉजिकल कैंसर के बारे में। दिस नोन एज अ गायनेकोलॉजिकल कैंसर अवेयरनेस मंथ, एंड इस महीने को ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं, ताकि इस कैंसर के बारे कैंसर की जानकारी आप लोगों को बढ़े, एंड ताकि आप लोग अर्ली साइंस के अंदर ही कैंसर को पकड़ सकें, एंड जो ह्यूमन काइंड है वो इस सफरिंग ऑफ कैंसर से जितना बच सके, यही हमारा उद्देश्य है। एंड प्लीज जो भी आप ट्रीटमेंट करें, मतलब जो कैंसर रिलेटेड आपके दिमाग में गलतफहमी हो, डॉक्टर से डिस्कस करें। ट्रीटमेंट अपना सही तरीके से लें, सही जगह लें, एंड सही कंप्लीट तरीके से उसको पूरा करें। बिकॉज कैंसर के बारे में लोग गलत चीजें तो बहुत सारी बोलते हैं, हम हमेशा बुरी स्टोरी सुनते हैं इस कैंसर के बारे में कि उसको हुआ था वो बचा नहीं, लेकिन सक्सेस स्टोरीज है ना बहुत गिनी चुनी आती हैं, क्योंकि अधिकतर लोग या तो हाइड करना चाहते हैं अपने कैंसर के बारे में, या फिर ठीक होने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमें कभी कैंसर भी हुआ था, हमें लगता है कि ठीक है हो गया, अब क्या बड़ी चीज है, तो इसलिए ये स्टोरी सामने आ नहीं पाती है। तो प्लीज इस चीज को समझते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने कैंसर एंड कैंसर रिलेटेड चीजों को लाइटली मत लीजिए, एंड सही टाइम पे सही डॉक्टर सही जगह पे जाके ट्रीटमेंट सही तरीके से करवाइए, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू। एंड सही तरीके से ट्रीटमेंट होने से वी कैन सेव लाइफ, and hopefully you can have a healthy and normal life, and please stay safe in this COVID times. Of course, sir. Bilkul. So that's what I would like to say, viewers. So much, Dr. Nitin Singhal, for this wonderful, informative session. I think viewers enjoyed it a lot. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you.